हेलो नमस्कार और मैं अपने सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जैसे जैसे हम कुंडली विश्लेषण में और गहराई में उतरते हैं, हम उन इलाकों में पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए थोड़े स्पष्ट नहीं होते, और ये सवाल बार बार उठते हैं, खास तौर पर लग्न कुंडली या D1 चार्ट के मुकाबले भावांश चार्ट्स का रिश्ता, और हम ग्रहों की स्थिति को कैसे देखें जब उनकी तुलना D1 चार्ट और भावांश चार्ट्स में करें। अब मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कोशिश की है कि स्पष्ट करूं, मसलन D1 और D9 के बीच कि D9 चार्ट बनाम D1 में स्थितियां कैसे देखें, क्या D9 चार्ट या नवांश चार्ट में दोष या योग देखते हैं, और कैसे D9 में जब आप D1 से तुलना करते हैं तो ग्रह आपको D1 बनाम D9 की स्थिति से और बारीक परिणाम देगा। तो मैं इन सब वीडियो के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दूंगा, तो कृपया वे वीडियो भी देखें। उससे आपको भावांश चार्ट, खास तौर पर D9 चार्ट जो सबसे अहम भावांश चार्ट है, देखने की और सफाई मिलेगी। तो अब मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं D9 चार्ट में खास ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करूंगा, उनकी लग्न या D1 चार्ट में स्थिति के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं एक सामान्य नियम से। जब भी आप देखें कि कोई ग्रह लग्न चार्ट में बहुत ही अच्छी तरह स्थित है, वह केंद्र में है, वह अपनी राशि या उच्च की राशि में है, या वह मूल त्रिकोण राशि में है, वह किसी अच्छे योग में है, बिना किसी पीड़ा, बिना किसी समस्या, बिना किसी चुनौती के, उस ग्रह के लिए लग्न चार्ट में। अब भले ही D9 में, नवांश में, वह अमित्र राशि में जाए, भले ही वह दुष्टानों में जाए, भले ही वह अपनी नीच राशि में जाए, फिर भी वह अपनी 70 से 80% ऊर्जा बनाए रखता है। वह अपनी ऊर्जा नहीं खोता सिर्फ इसलिए कि वह D9 चार्ट में नीच राशि या नकारात्मक राशि या अमित्र राशि में दिखता है। वजह यह है कि D1 चार्ट में जहां से D9 निकाला गया है, वह बहुत ही अच्छी तरह स्थित है। वह किसी योग में है, मजबूत योग, मजबूत अंश, अच्छी राशि, सब स्थितियां अच्छी हैं। ऐसा ग्रह जिसके पास सब कुछ अनुकूल है, वह D9 में अपनी ताकत कैसे पूरी तरह खो सकता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक बढ़िया कार है, आपके पास स्पोर्ट्स कार है, सब कुछ अच्छा है, मगर AC काम नहीं कर रहा। ऐसे आप देख सकते हैं, हाँ, वह थोड़ी असुविधाजनक हो जाती है क्योंकि AC नहीं चल रहा, मगर आप खिड़कियां थोड़ी नीचे कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत, थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ती है, मगर आप अब भी शानदार कार में हैं, तेज रफ्तार, बहुत ही सुरक्षित, एयरबैग्स, सीट बेल्ट्स, टेक्नोलॉजी, बहुत ही सुरक्षित, एब्स, सब कुछ आपके साथ है। तो बस एक छोटी सी खराबी, कहीं थोड़ी सी, कार का मजा पूरी तरह नहीं छीन लेगी। इसी तरह एक ग्रह जो लग्न में बहुत ही मजबूती से स्थित है, भले ही वह D9 में कठिन स्थिति में जाए, वह अपनी सारी ताकत नहीं खोएगा। वह शायद 30 से 40% ताकत खो दे, जिसका मतलब है कि आपको और मेहनत करनी होगी, थोड़ी और मेहनत या शायद कुछ ज्यादा मेहनत, ताकि उस ग्रह से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें, बजाय उम्मीद छोड़ देने के। इसके विपरीत एक ग्रह जो D1 चार्ट में सबसे खराब स्थिति में रखा गया है, वह नीच राशि में है, वहां नीच भंग नहीं है, वह अन्य पाप ग्रहों के साथ रखा गया है और दुष्टानों में जाता है, सारी चुनौतियां, बुरे योगों में और सब कुछ। अब भले ही वह D9 में मित्र राशियों, अच्छी राशियों या उच्च राशि में भी जाए, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि सारी पीड़ाएं दूर हो गईं। तो उत्साहित न हो क्योंकि D1 में बहुत ही पीड़ित ग्रह अचानक D9 में अच्छी स्थिति में आ रहा है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर लग्न में -99 है, तो D9 में आपको +20 या +30 मिलता है। तो जब आप -99 और +20 को जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलता है? -79। -79 भी कोई अच्छा स्कोर नहीं है। तो इस तरह आपको नवांश में स्थिति देखनी चाहिए। D1 लग्न कुंडली हमेशा कुंडली को धारण करती है, और मैंने ये पहले भी कहा है, ग्रहों को D1 चार्ट की स्थिति का पूरक होना चाहिए। वे भावांश चार्ट्स में बेहतर स्थिति के कारण D1 चार्ट की स्थिति को कभी भी पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।
ये बात याद रखें। अब जैसा मैंने वादा किया था, चलिए खास बातों पर आते हैं। चलिए सभी ग्रहों के राजा सूर्य से शुरू करते हैं। अगर आप देखें कि सूर्य किस अंश पर उच्च का होता है, तो सूर्य मेष राशि में 10वें अंश पर उच्च का होता है। अब ये आपके लिए एक होमवर्क है। अगर सूर्य लग्न चार्ट में मेष लग्न में ही उच्च का है, तो वह सूर्य नवांश चार्ट में 10 अंश पर किस राशि में जाता है, वह किस राशि में पहुंचता है, और क्या वहां भी वह उच्च का होता है, क्या वह किसी मित्र राशि में जाता है। बस इसका नोट बना लें। दूसरी तरफ देखें, जब सूर्य नवांश चार्ट में मेष राशि में जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि वह लग्न चार्ट में नकारात्मक स्थिति में हो। और फिर देखें कि क्या सूर्य अब भी आपको अच्छे परिणाम या शानदार परिणाम देगा, सिर्फ इसलिए कि वह नवांश चार्ट में मेष राशि में दिखता है। तो आपको एक इशारा देता हूं, अगर सूर्य लग्न चार्ट में मेष राशि में 10 अंश पर है, तो वह नवांश चार्ट में कभी भी शानदार स्थिति में नहीं जाएगा। बस देखें वह कहा जाता है। अब सूर्य अगर वह लग्न चार्ट में बहुत ही अच्छी तरह स्थित है, मगर वह नीच राशि या अपनी शत्रु राशि जैसे मकर में जाता है, या मान लीजिए कर्क में जाता है जो जल राशि है, हालांकि वह मित्र राशि है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य से सबसे बड़े परिणाम पाने के लिए, यानी नेतृत्व, अधिकार, सम्मान, ये आसान नहीं होगा। आपको और जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको और उत्तरदायित्व लेना होगा। तो अब मैं सूर्य के बारे में बहुत ज्यादा विवरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले सभी ग्रहों से गुजरना चाहता हूं, D1 और D9 के बीच उनकी स्थितियों की तुलना करते हुए, और फिर मैं D1 बनाम D9 में ग्रहों का और विस्तृत अध्ययन करूंगा। अलग अलग ग्रह, अलग अलग वीडियो बाद में। चलिए दूसरे ग्रह पर चलते हैं, जो बुध है। अब बुध लग्न चार्ट में बहुत ही अच्छी तरह स्थित है, मगर वह अमित्र राशि में या चुनौतीपूर्ण राशि में या कथित तौर पर बुरे योग या दोष में जाता है। D9 में आप दोष नहीं देखते, आप योग या दोष केवल लग्न चार्ट में देखते हैं। D9 में आप ऊर्जाओं का तालमेल देखते हैं, जिसका मतलब है कि ऊर्जाएं एक साथ आकर परिणाम उत्पन्न करती हैं। युति, दोष या योग केवल D1 चार्ट में देखे जाते हैं। खास तौर पर युति केवल D1 चार्ट में देखी जाती है। बुध लग्न चार्ट में अच्छी तरह स्थित है, मगर कठिन स्थिति या शत्रु स्थिति में जाता है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि वह लग्न चार्ट में शानदार स्थिति में है, तो वह आपको चुनाव की ताकत देगा, वह आपको विश्लेषण की ताकत देगा, वह आपको पूर्णता, समापन, अच्छी शिक्षा भी देगा। मगर इसका मतलब ये भी है कि ये आपको थाली में परोसा नहीं जाएगा। आपको बुध से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए और मेहनत करनी होगी, जिसका मतलब है कि विश्लेषणात्मक निर्णय लेने के क्षेत्र में आपको अंतर्ज्ञान से निर्णय नहीं दिया जाएगा कि ठीक है, ये निर्णय लें। आपको मेहनत करनी होगी। आपको पक्ष और विपक्ष तौलने होंगे कि क्या ये निर्णय बेहतर है या मुझे उस निर्णय के साथ जाना चाहिए। आपको किसी बुद्धिमान सलाहकार तक पहुंचना होगा, और फिर आप एक निर्णय ले पाएंगे। तो अगर आप अधिक बुद्धिमान निर्णय ले रहे हैं, अच्छे निर्णय, तो वह परिणाम आपके लिए उत्कृष्ट होगा। मगर अगर आप गलत निर्णय लेते हैं, तो लग्न चार्ट में अच्छी स्थिति में बुध भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि D9 में बारीक तत्व में वह पीड़ा में चला गया है, जिसका मतलब है बुध से परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत। दूसरी तरफ अगर शुक्र लग्न चार्ट में बहुत ही अच्छी तरह स्थित है, मगर D9 में परेशानी भरी स्थिति या बुरी स्थिति में जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ रिश्तों के क्षेत्र में, अंतरंगता में, प्रेम प्रसंगों में, जीवन से भौतिक लाभ प्राप्त करने में आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम एक संभावना के रूप में, एक विकल्प के रूप में पा सकते हैं, मगर कोई गारंटी नहीं है। जिसका मतलब है कि जब तक आप अपने रिश्ते पर काम नहीं करते, जब तक आप रिश्तों और काम के बीच एक तरफ आपका घर, दूसरी तरफ संतुलन बना नहीं पाते, आपको संतुलन बनाना होगा। या एक अभिभावक के रूप में आपको बच्चों के बीच संतुलन बनाना होगा। काम पर एक बॉस के रूप में आपको अपने अधीन काम करने वाले दो लोगों के बीच संतुलन बनाना होगा। तो अगर आप वह संतुलन बना पाते हैं, अगर आप अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित रख पाते हैं,
अगर आप अपने जीवन साथी या जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं, उसे अधिक प्यार और स्नेह दिखा पाते हैं बिना अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचे, तब भले ही शुक्र D9 चार्ट में परेशानी भरी स्थिति में हो, क्योंकि आप अधिक देने वाले हैं, आप रिश्ते पर ध्यान दे रहे हैं और आप भौतिक लाभों पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे, तब भी शुक्र आपको शानदार परिणाम देगा। तो ये बात ध्यान रखें, जिसका मतलब है कठिन मेहनत, मगर अगर आप अधिक नैतिक दृष्टिकोण, ग्रह की स्थिति के प्रति अधिक नैतिक रूप से सही, सामाजिक रूप से सही कार्यों को अपनाते हैं, तो आप ग्रह से अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जिसका मतलब है बस थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और धैर्य बेहतर परिणाम पाने के लिए। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा है जो लग्न चार्ट में शानदार स्थिति में है मगर D9 में चुनौतीपूर्ण स्थिति में जाता है, तो उस मामले में स्वाभाविक रूप से सहानुभूति, देखभाल, समझ, ये सब आपको स्वाभाविक रूप से आएंगे। हालांकि कई बार आप ये गलती कर सकते हैं कि शायद किसी भावना में बहुत नरम पड़ जाए, एक अभिभावक के रूप में बच्चों के प्रति नरम, या जीवन साथी के रूप में उन समस्याओं के प्रति नरम जो आपका जीवन साथी पैदा कर रहा है, नरम हो जाए क्योंकि जीवन साथी बहुत गुस्सा हो रहा है, आप अत्यधिक सहानुभूति रख रहे हैं और जिसके कारण आप वास्तव में अधिक ऊर्जा दे रहे हैं या जीवन साथी के बुरे व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। पहली या दूसरी बार जब बुरा व्यवहार होता है तो आप जीवन साथी या अपने पार्टनर से कहें, देखो मैं ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपकी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, मगर मैं ये व्यवहार नहीं ले सकता, मैं आपका ये अपमानजनक व्यवहार नहीं ले सकता। तो एक रेखा खींची जाती है, फिर उस व्यक्ति को उसकी जगह पर रखा जाता है। तो अगर आप अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं, किसी चीज के बारे में अधिक भावुक हो जाते हैं और शायद किसी चीज पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं, तो एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि आपको सहानुभूति रखने, पोषण करने, दूसरों की मदद करने, सहयोगी होने और बदले में समर्थन, प्यार, स्नेह, सहानुभूति पाने का अवसर दिया गया है। मगर सही चुनाव करना आपके ऊपर है, ये थाली में नहीं परोसा जाएगा। आपको सही चुनाव करना होगा ताकि अपने चंद्रमा से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें, जहां दूसरे भी आपके प्रति उतने ही सहानुभूतिपूर्ण हों, आपके प्रति उतने ही समझदार हों और आपके प्रति उतने ही सहयोगी हों। अब अगर मंगल वह ग्रह है जो लग्न चार्ट में शानदार स्थिति में है मगर नवांश चार्ट में कठोर पीड़ा में जाता है, तो आपको पीड़ा का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मंगल एक अग्नि ग्रह है, तो अगर मंगल D9 में किसी अग्नि स्थिति में जाता है, सिंह में जाता है, धनु में जाता है, मेष में जाता है, तो वह अब भी मजबूत है। हालांकि मंगल कर्क में जाता है, जहां ये नीच राशि है और जल स्थान है, तो वह कठिन स्थिति में है। मंगल वृश्चिक में जाता है, जो उसकी अपनी राशि है, हालांकि वह जल राशि है, फिर भी वह बहुत ताकत बनाए रखता है। मगर मंगल D9 में मीन में भी बारीक तत्व में वह जल राशि में जा रहा है, तो निश्चित रूप से वह पीड़ा में है, इसके बावजूद कि मीन बृहस्पति की मित्र राशि है। मंगल कन्या में जाता है, मंगल मान लीजिए मिथुन राशि में जाता है, तो निश्चित रूप से वहां समस्या होगी। मंगल तुला में जाना भी चुनौतियां पैदा करेगा, मगर इसका मतलब ये है कि आपको ऊर्जा, साधन, प्रेरणा, मजबूत इच्छा शक्ति, सब कुछ मिलेगा। हालांकि आप में अत्यधिक प्रतिक्रिया करने, अत्यधिक मिजाजी होने, अपना आपा खोने या अपनी ऊर्जा खोने या बिना सोचे खतरों में भागकर क्षेत्रों या परिणामों को बिगाड़ने की प्रवृत्ति होगी। तो जबकि ऊर्जा आपको दी गई है, उच्च मात्रा में इच्छा शक्ति दी गई है, फिर भी आपको अपने मंगल से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा, बजाय रास्ता भटकने के। और फिर आइए बृहस्पति को देखें। अगर बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली में बहुत मजबूती से स्थित है, शायद कर्क राशि में, उच्च की राशि में, या सबसे अच्छा स्थित है, मान लीजिए मेष राशि में, जहां वह बहुत अच्छी तरह स्थित हो जाता है। बृहस्पति भी एक अग्नि ग्रह है, ये कुछ हद तक मंगल के समान है, जहां मंगल एक तरफ मेष और दूसरी तरफ वृश्चिक जल राशि को नियंत्रित करता है।
इसी तरह बृहस्पति एक तरफ धनु अग्नि राशि जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है और दूसरी तरफ मीन जल राशि को नियंत्रित करता है। तो अगर बृहस्पति लग्न चार्ट में मेष में या अपनी राशि धनु में जाता है तो वह उत्कृष्ट स्थिति में है, खासकर अगर वहां कोई पाप ग्रह शामिल न हो। बृहस्पति केंद्र में आ जाता है, शानदार स्थिति। मगर अगर बृहस्पति मकर में जाता है, बृहस्पति कन्या में जाता है, बृहस्पति कुंभ में भी जाता है तो निश्चित रूप से चुनौती होगी। अगर बृहस्पति नवांश चार्ट में D9 में इन स्थितियों में जाता है, इसका मतलब ये है कि अधिक ज्ञान दिखाने, बुद्धिमान निर्णय लेने, अपने रिश्तों को साथ ले जाने या दूसरों को सलाह देने, मदद करने, गुरु के रूप में सामने आने या किसी चीज में माहिर होने के लिए ये आसान नहीं होगा। दूसरों से ये स्वीकार्यता पाना कि आप गुरु हैं, आप माहिर हैं, आसान नहीं होगा। आपको राशि की अभिव्यक्ति के अनुसार कठिन मेहनत करनी होगी। मिथुन में आपको एक गुरु, एक माहिर के रूप में सामने आने और अपनी छवि, अपना ब्रांड बनाने के लिए अपने संचार कौशल पर कठिन मेहनत करनी होगी। अगर वह मान लीजिए कन्या राशि में जाता है तो आपको दूसरों की सेवा में कठिन मेहनत करनी होगी और समय के साथ सालों साल आप सलाह देते रहें, लोगों को परामर्श देते रहें, आप ग्राहकों का दायरा बनाते रहें, इससे पहले कि आपको स्वीकार्यता मिले। तो इस तरह बृहस्पति की स्थिति लग्न बनाम D9 नवांश चार्ट से देखी जाती है। अगर शनि लग्न चार्ट में शानदार स्थिति में जाता है मगर नवांश में दुष्टानों में, नकारात्मक राशि में, मेष में उदाहरण के लिए नीच राशि में या कर्क में जाता है या सिंह राशि में जाता है, शनि के लिए सूर्य अमित्र ग्रह है तो D9 में शनि संगठन की चुनौतियां पैदा करेगा, धैर्य रखने की, दृढ़ता रखने की, खासकर रिश्ते से संबंधित, क्योंकि D9 रिश्ते के बारे में अधिक है। तो हाँ, व्यक्ति कुछ समय के लिए धैर्य नहीं रख पाएगा। अगर शनि D1 में शानदार स्थिति में जाता है और ये व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही प्रतिबद्ध, बहुत संगठित है और स्थिरता, सब कुछ उसे आसानी से मिलेगा। मगर लग्न में शानदार स्थिति, सारी संभावना, सारी ताकत उसे दी गई है, मगर वह D9 में चुनौतीपूर्ण स्थिति में जाता है, जिसका मतलब है कि आपको कठिन मेहनत करनी होगी, अपने धैर्य पर कठिन मेहनत, अपनी दृढ़ता पर कठिन मेहनत, अपने काम पर कठिन मेहनत करनी होगी। आपको करियर में उतना अधिक समय लगेगा, रिश्ते में बसने में उतना अधिक समय, अपना व्यवसाय बढ़ाने में उतना अधिक समय। तो आपका धैर्य थोड़ा और परखा जाएगा, आपकी दृढ़ता थोड़ी और परखी जाएगी, आपके संगठन कौशल, आपकी प्रतिबद्धता भी और परखी जाएगी, इससे पहले कि परिणाम आपको मिलें। अब अगर राहु लग्न चार्ट में शानदार स्थिति में जाता है मगर नवांश चार्ट में राहु पीड़ा में जाता है, वह शनि के साथ स्थित होता है या राहु चंद्रमा के साथ स्थित होता है, तो यहाँ राहु निश्चित रूप से दूसरे ग्रह के प्रसार को खराब कर रहा है, मगर दूसरा ग्रह भी राहु के प्रसार को खराब कर रहा है। राहु D9 में बृहस्पति के साथ आता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ राहु दूसरी तरफ परमाणु विस्फोटक ऊर्जा है, मगर जब वह ऐसी स्थितियों के साथ आता है तो राहु अपनी अभिव्यक्ति में और नकारात्मक हो जाता है, वह आपको गुमराह करेगा, जिसका मतलब है कि रिश्तों में भी कई बार लालच हावी हो जाएगा। आपकी अपनी जीत, आपकी अपनी सफलता दूसरों की सफलता से भी अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, चाहे वह, जैसा मैंने पहले कहा, D9 रिश्ते के बारे में है, इसलिए मुख्य रूप से जीवन साथी या आपकी पत्नी, मगर व्यवसाय में या काम पर सहकर्मियों के साथ या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों के साथ भी, जहां भी हो। अगर राहु D9 में चुनौतीपूर्ण स्थिति में जाता है तो रिश्ते में राहु शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा। राहु आपको अधिक चालाकी भरा, आप पर चालें चलने वाला, आपको अंधा बनाने वाला, लोगों का अच्छा पक्ष न देख पाने वाला बना सकता है, आपको अनैतिक रास्ते, अनैतिक मार्ग पर धकेलेगा और फिर आप उसके कारण रिश्ते को बिगाड़ देंगे। राहु आपको भौतिक स्तर पर शानदार परिणाम दे सकता है, मगर आपके सबसे बुरे समय में ये आपका रिश्ता ही है जो आपकी मदद के लिए आता है और कुछ नहीं। तो ये बात ध्यान रखें, D1 चार्ट में शानदार स्थिति में मगर D9 में कठिन स्थिति में जाता है
तो राहु को काबू में रखने, राहु पर नियंत्रण रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ केतु D1 चार्ट में उत्कृष्ट स्थिति में जाता है। मान लीजिए वृश्चिक में 12वें भाव में केतु के लिए बहुत मजबूत स्थिति आपको नुकसान से दूर रखेगी, आपको हानि से दूर रखेगी, आपको अचानक चुनौतियों, अचानक मुद्दों से दूर रखेगी, आपको अधिकारियों के साथ मुसीबत में पड़ने से भी दूर रखेगी। तो केतु जो भी अच्छी स्थिति में जाता है, मगर दूसरी तरफ केतु लग्न में जाता है, केतु सिंह जैसी राशियों में जाता है, या मेष में जाता है, या कर्क में जाता है, या धनु में भी जाता है, तो केतु D9 में आपके लिए उतनी अधिक समस्याएं पैदा करेगा। जिसका मतलब है कि केतु कहेगा अब D1 चार्ट में वह फिर भी आपको उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहेगा जो आपके लिए नहीं है। वह दूसरों की मदद करने के लिए है, मगर कम से कम वादा ये है कि समय के साथ अगर राशि चक्र देखता है कि वे अच्छा कर रहे हैं, तो केतु आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएगा जब आप पर्याप्त प्रयास कर लेंगे। मगर अगर वह कठिन स्थिति में जाता है, D1 में सबसे अच्छी स्थिति के बावजूद वह नवांश में D9 में कठिन स्थिति में जाता है, जिसका मतलब लगभग उस क्षेत्र का निषेध है। उस क्षेत्र से सफलता का एक अंश भी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा अगर वह D9 में कठिन स्थिति में जाता है। दूसरा पहलू, अच्छा पहलू ये है कि कर्म निषेध हो जाता है, कर्म बोझ चुक जाता है, कर्म ऋण चुक जाता है। अगर केतु D1 में अच्छी तरह स्थित है मगर D9 में कठिन स्थिति में जाता है, और इसलिए ये कर्म स्तर पर बहुत हल्का हो जाएगा, मगर भौतिक मोर्चे पर केतु की स्थिति निश्चित रूप से अपनी कीमत वसूल करेगी। तो अब दोस्तों, मैं लग्न बनाम D9 में बेहतर स्थिति के बारे में बात कर रहा था। दूसरी तरफ ये सभी ग्रह अगर वे D1 बनाम D9 में बेहतर स्थिति में आते हैं तो ये परिणामों का बदलाव होगा, परिणामों का उलटफेर, जिसका मतलब है कि लग्न चार्ट में बहुत ही बुरी स्थितियों को D9 में कुछ राहत मिलती है, जिसका मतलब है कि कहीं न कहीं आशा की एक छोटी सी किरण ग्रह आपको परिणाम देगा, मगर आपको बहुत बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, शायद 10 गुना अधिक। आपको अपने रिश्ते में बहुत बहुत अधिक देना होगा, अपने अधिकार में, अपने स्वामित्व में, अपनी जवाबदेही में बहुत अधिक देना होगा, ताकि उस ग्रह से थोड़ा सा कुछ पा सकें। अगर सूर्य D9 में थोड़ी बेहतर स्थिति में जाता है, जबकि वह लग्न चार्ट में पीड़ित है या नीच है, मगर मान लीजिए D9 चार्ट में मेष राशि में जाता है, जिसका मतलब है कहीं न कहीं आशा की किरण, कहीं न कहीं आपको कोई नेतृत्व का पद मिल सकता है, कुछ उम्मीद है कि आपको कुछ जवाबदेही मिल सकती है, आपको कुछ पुरस्कार मिलेगा, सफलता का शिखर जो आपको दुनिया में मिलेगा अगर आपका D9 बेहतर स्थिति दिखाता है। मगर आपका D1 किसी भी ग्रह की स्थिति के लिए बिल्कुल भयानक है, और इस तरह आपको D1 चार्ट और D9 चार्ट के बीच स्थिति देखनी चाहिए, खासकर हर ग्रह की स्थिति के लिए। तो दोस्तों, अब जब हमने सभी 9 ग्रहों के लिए D1 बनाम D9 के बारे में बात कर ली है, तो अपनी कुंडली जांचें, देखें कि आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह कहाँ बहुत ही उत्कृष्ट रूप से अच्छे योगों में स्थित है, और फिर उसकी तुलना करें कि वह D9 में कहा जाता है, और देखें कि वह किस तरह के परिणाम दे रहा है, इस दशा और अंतर्दशा में अब तक क्या परिणाम दिए हैं। खास तौर पर उन ग्रहों की जांच करें जिनकी दशा और अंतर्दशा चल रही है, उनमें से कुछ बीत चुके हैं, कम से कम महादशा बीत चुकी है, और फिर हर अंतर्दशा की जांच करें और देखें कि D1 में उसकी स्थिति की तुलना D9 से कैसे आपके लिए विभिन्न परिणाम उत्पन्न करती है। ये भी जांचें कि क्या वह किसी दृष्टि के तहत दोषों में है, क्योंकि वे भी D9 चार्ट में ग्रह के प्रसार में इजाफा करेंगे। तो दोस्तों, इसका उपयोग करें अपनी ग्रह स्थितियों को बेहतर समझने और D1 और D9 के बीच अपने जीवन को बेहतर मार्गदर्शन करने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान हस्ताक्षर कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।